नमस्कार। अभी हम लोग थोड़ा ताल के बारे में बात करेंगे। लास्ट जो डिस्कशन में क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ताल के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा वो सारे डिस्कशन याद करने में। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि ताल किसको कहते हैं। हमारे जो वर्ल्ड में ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड, इसमें सब कुछ एक पर्टिकुलर एक बंधे हुए रूल या लॉ के अंदर चलता है और एक साइक्लिक ऑर्डर सब कुछ में देखा जाता है। आप अगर देखेंगे ये जो हमारे ब्रह्मांड में सृष्टि जब शुरू होता है तो ये सृष्टि शुरू होने के बाद धीरे 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 आगे बढ़ने के बाद फिर एक ध्वंसों के ओर जाते हैं। तो थोड़े बहुत बिलियन ईयर्स के बाद चलने के बाद समस्त जो जगत एक जगह पे एक स्थिति में आते हैं जब ये ध्वंस हो जाता है, कंप्लीटली विध्वंस हो जाता है। सिमिलरली आप अगर इसी चीज को आप देखेंगे एक पर्सन के लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग, एक बीइंग का शुरुआत होते है बर्थ से। जन्म लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से जाते हैं। बचपन से जाते हैं, फिर हमारा थोड़ा एज होता है, हम यंग युवा एज से जाते हैं। उसके बाद हमारा थोड़ा बूढ़ा बूढ़ापापन आता है एक टाइम पे, फिर डेथ होता है, फिर पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का जो विषय है ये डिबेटेबल है ऑब्वियसली, बट किसी का ये जो रेगुलर जो यूनिवर्सल रूल है समस्त चीज़ में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी चीज़ का विनाश मतलब कंप्लीट विनाश नहीं है, विध्वंस मतलब कंप्लीट ध्वंस नहीं होता है। ये थोड़े दिन के बाद किसी और फॉर्म में पुनर्बार इसका शुरुआत होता है, एक नए जिंदगी का शुरुआत होता है, इसका नया एक साइकिल का शुरुआत होता है। तो हमारे जो ये जो यूनिवर्सल रूल है, इससे इसको देखते हुए हम लोग और भी महसूस कर सकते हैं। जब एक क्लॉक को देखते हैं, क्लॉक, तो हम लोग जैसे टाइम हमारे सब समस्त जो काम काज सब कुछ चलता है टाइम के ऊपर बेस करके, बट हम समय को कभी भी देख नहीं पाते, समय को कभी देख नहीं पाते। ये एक वर्चुअल एक चीज़ है जिसको महसूस कर पाते हैं बट देख नहीं पाते। तो ये देखने के लिए या इसको समझाने के लिए या खुद समझने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लॉक। तो क्लॉक के जो नीडल्स होता है, जो 12 1 2 3 ये जो नंबर्स होता है आवर्स का, उसके बीच सेकंड्स का नंबर, सॉरी मिनट्स का नंबर, सेकंड्स का नंबर, ये सारी जो चीज़ें होते हैं, तो हम लोग इससे धारणा करते हैं कि समय चल रहा है। और हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं कि इतना समय हुआ दिन का। अभी आपको एक अंधेरा घर में एक कम्प्लीटली एक डार्क रूम में अगर आपको डाला जाए और वहाँ पे बहुत दिनों के लिए रखा जाए, तो आप बाहर की किसी भी चीज़ देख नहीं पाएंगे, आप लाइट को देख नहीं पाएंगे, दिन रात कुछ देख नहीं पाएंगे। तो आपका समय का जो धारणा ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास अगर एक क्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, आप लाइट आपको नहीं मिल रहा है, पूरा अंधेरा एक घर है, तो उस केस में आप कभी समय को महसूस करते हुए भी समय का माप नहीं पाएंगे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है क्लॉक, ये हम लोग को धारणा देते हैं कि समय कितना हो रहा है, समय का जो यूनिट सेकेंड मिनट आवर के बेसिस में ये दिखाता है। अभी
हम लोग जब संगीत करते हैं, संगीत के समय हम लोग जब गाते बजाते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस, अगर कुछ सॉन्ग आप गा रहे हैं तो जो सॉन्ग का जो प्रवाह या फ्लो, ये जो म्यूजिक का फ्लो एक ऐसे ही चलता रहेगा, जस्ट लाइक म्यूजिक जैसे एक बस जाता है ऐसे म्यूजिक जाता है। अभी इस म्यूजिक का जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों को एक समय का एक बंधन ज़रूरत है। जैसे हम अगर हमारे पास समय का माप नहीं होता तो हम लोग कुछ भी काम ठीक समय पे ठीक तरह से नहीं कर पाते। हम लोग ठीक टाइम पे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, ऑफिस नहीं जा पाते, रिवाज नहीं कर पाते, ठीक टाइम पे सोते नहीं, ठीक टाइम पे खाते नहीं। तो ये जो सारे चीज़, सारे कामकाज हम लोग कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम। हम लोग समय को माप रहे हैं ठीक तरह से यूजिंग क्लॉक, बिकॉज ऑफ विच ये सारे चीज़, सारे कामकाज ठीक तरह से हम लोग कर पा रहे हैं समय के साथ साथ। तो संगीत को भी अगर हम लोग खुला छोड़ दें विदाउट एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो संगीत का प्रवाह क्या होगा, एक अनरेगुलेटेड, अनबैलेंस्ड संगीत होगा। जो संगीत का जो मेन जो चीज़ें हैं, संगीत का सुर और लय, ये दो मेन आधार है। ये जो दो मेन जो प्रधान आधार, इसको अगर हम लोगों को मेंटेन करना है तो सुर के लिए हम लोगों को सुर के ऊपर नज़र देना पड़ेगा। और लय अगर नहीं रहेगा तो म्यूजिकल सेंस, म्यूजिक एक साउंड, म्यूजिक ये महसूस होने में हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। एक सॉन्ग का जो असली जो अनुभूति है, एक सॉन्ग को जो हम लोग एंजॉय करते हैं, या जब कोई वादन होता है, या सपोज कोई सितार बजा रहे हैं या फ्लूट बजा रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं या कोई हारमोनियम बजा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग का मन के अंदर जो अनुभूति आते हैं, जो हम लोग एंजॉयमेंट का जो अनुभूति आते हैं, ये आता है बिकॉज ऑफ सुर एंड लय, ये दोनों के बेसिस। अगर लय नहीं रहेगा तो वो जो अनुभूति वो ठीक तरह से नहीं आ पाएगा। अगर सुर रहेगा बट लय नहीं रहेगा तो संगीत का जो पूर्ण अनुभूति नहीं आ पाएगा श्रोता के अंदर। और अगर लय रहेगा बट सुर नहीं रहेगा तो भी संगीत ठीक तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों चीज़ का उपस्थिति ज़रूरत है अगर हम लोगों का जो मेंटल, जो मन के अंदर जो अनुभूति है उसको ठीक तरह से जगाने के लिए या अनुभव करने के लिए संगीत को। तो हम लोग जब लय की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो मेजरमेंट और जो एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ टाइम, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका अप्लाई करने का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। हम लोग जब से कुछ गाना बजाना करते हैं तो उस टाइम पे ये जो फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग फ्लो को रेगुलेट करते हैं थ्रू ए क्लॉक लाइक टाइम पीरियड। एक क्लॉक में जैसे 12 नीडल जैसे 12 जो डिफरेंट यूनिट के थ्रू से गुजरते हैं 12 आवर्स का, तो ऐसे ही संगीत का जो फ्लो होता है तो वहाँ पे भी हम लोग एज ए यूनिट मात्रा को यूज़ करते हैं। तो मात्रा क्या होता है, मात्रा जिसको हम लोग इंग्लिश में बीट बोलते हैं, जैसे ऐसे, तो ये जो बीट को हम लोग मात्रा बोलते हैं, ये मात्रा यूनिट होता है। और ये जो एक मात्रा का जो टाइम, ये जैसे हम एक पलक झपकते हैं उसका जितना टाइम है उतना टाइम है एक मात्रा का टाइम, इसको बोलते हैं निमेश। अभी ये जो यूनिट है इसके आधार पे
हम लोग जो छंद, जो ये जो म्यूजिक का जो छंद, इसको पोर्ट्रे करते हैं थ्रू ताल। तो ताल में क्या हुआ कि जो समय, जो गाने का जो पूरा जो समय है उसको एक एक छोटे छोटे समय ड्यूरेशन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। और वो जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है उसको फिर से हम लोग डिवीजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब डिवीजन में, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाग। और ये जो विभाग का मेन रीज़न है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा जो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ताल, जिससे हम लोग संगीत को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, संगीत का फ्लो का। और ये जो सब डिवीजन, वो जो टाइम, पूरा टाइम का जो यूनिट है, बड़ा यूनिट, उसको जो डिवीजन करने के बाद जो सब डिवीजन है उसको हम लोग बोल रहे हैं विभाग। और ये एक एक विभाग में कुछ कुछ मात्रा रहेगा, जो है बेसिक यूनिट्स। अभी सोचिए, सपोज हम लोग अगर एक 6 मात्रा का ताल के विषय में चर्चा करेंगे, सपोज दादरा ताल। तो दादरा ताल में 6 बीट है, और 6 बीट मतलब 6 यूनिट। अब ये जो 6 यूनिट करके हम लोग अगर इसको आगे लेते जाए, तो ये जो जब गाना चल रहा है, कुछ भी एक गाना जब दादरा में, दादरा के छंद में चल रहा है, 6 बीट में हम लोग अगर उसको परिमाप कर सके, उसका यूनिट को डिवाइड कर सके, तो क्या होगा, 6 देन फॉलोड बाई 6, देन अगेन फॉलोड बाई 6, अगेन फॉलोड बाई 6। तो ऐसे ही ये 6 बीट 6 बीट 6 बीट करके टाइम चलता रहेगा। अभी ये जो 6 बीट है, तो एक एक बीट में कितना टाइम आएगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लय में जा रहे हैं, कितना स्पीड में आप जाना चाहते हैं गाने को लेके। और गाने का स्पीड क्या होगा, वो गाने के भाव पर निर्भर करेगा। गाना जो जैसे भाव पर है, भाव के ऊपर है, उस भाव में कैसे स्पीड होने से अच्छा लगेगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि लय क्या होगा। अभी ये जब लय में जा रहे हैं, तो सपोज मेरा अगर एक एक बीट अगर 1 सेकेंड है, तो 6 बीट 6 सेकेंड। तो पूरा जो दादरा का जो ताल का जो समय होगा, एक आवर्तन के लिए, ये जो एक बार जब ये प्ले किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक आवर्तन, मतलब एक घूम के आता है। दादरा शुरू होता है एक जगह से, जैसे एक घड़ी 12 बजे शुरू होता है, फिर घूम के आके फिर 12 बजे उसका नीडल पहुंचते हैं। तो सिमिलरली अगर सपोज दादरा को अगर ऐसे घड़ी हम लोग समझे, तो दादरा को के घड़ी में ऐसे जो मात्रा है, जैसे हमारा घड़ी में जैसे आवर का जैसे छोटा छोटा जो मार्कर रहते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसे इस ताल का घड़ी में सपोज 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मात्रा का एक घड़ी है। ये जो 6 मात्रा का घड़ी है, इसमें अभी आपका जब गाना शुरू होगा, तो ये धीरे धीरे घड़ी प्रोग्रेस करता रहेगा। जो घड़ी का जो नीडल है वो प्रोग्रेस करता रहेगा, धीरे धीरे ये कवर करते हुए 6 मात्रा कवर करते हुए जब फिर से शुरुआत की जगह पे पहुंचेंगे, वहां से फिर से इसका शुरुआत होगा, नेक्स्ट जो पार्ट है गाने का। तो ऐसे देखा जाएगा कि ताल का जो चक्र हो जाता है, एक आवर्तन होता है, एक एक बार घूम के आते हैं, फिर ये जहाँ पे शुरू होता है इसका जो चलना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोम। जैसे किसी भी वस्तु का जैसे शुरुआत होता है एक जगह से, जैसे हमारे ये जगत का जो शुरुआत होता है ब्रह्मांडों का शुरुआत होता है ब्रह्म से, जैसे हम लोगों का जन्म होता है हमारे ज़िंदगी का शुरुआत में, तो ऐसे ही ये जो जगह है जहाँ पे शुरुआत हो रही है उसको बोलते हैं सोम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। वहाँ से धीरे धीरे ये मूव करते हुए
ताल का जो चक्र फिर खत्म होता है, फर्स्ट आवर्तन खत्म होता है सोम पे, फिर जाता है सेकेंड आवर्तन, फिर थर्ड आवर्तन, ऐसे चलता रहता है जब तक वो गीत चलेगा। अभी गीत के लिए कौन सा ताल ठीक है या उपयुक्त है, वो डिसाइड करने के लिए गीत का छंद बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे दादरा ताल का छंद क्या है, धा धी ना ना ती ना। तो ये जो छंद है धा धी ना ती ना, धा धी ना ती ना, तो ये जो छंद जब होगा, इस छंद में जब गाना होगा तो उसमें दादरा ताल फिट बैठेगा। जैसे सपोज काहड़बा ताल है, काहड़बा ताल का छंद क्या है, धा गे ना ती ना क धी ना। तो सपोज कोई भजन काहड़बा ताल में है तो उस केस में क्या है, धा गे ना ती ना क धी ना, धा गे ना ती ना क धी ना। तो इस छंद में अगर चार चार छंद में चार चार मात्रा का जो विभाग अगर दिखाएंगे, चार मात्रा फिर चार मात्रा, चार मात्रा फिर चार मात्रा, तो टोटल 8 मात्रा का ताल। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ताल को चूज किया जाता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। अच्छा, अभी ताल जैसे समय को हम लोग देख नहीं पाएंगे, ऐसे ताल को भी नहीं देख पाते। ताल भी एक वर्चुअल एंटिटी है। अभी ताल को जब रियलाइज करने का बात होता है तब कोई वाद्य यंत्र चाहिए, जैसे तबला या पखवाज या मृदंग, कुछ चाहिए जिसमें वो ताल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, दिखा सकते हैं, बजा सकते हैं। और जैसे ही ये बजेगा तो जिस मेथड से, जिस वे से वो दिखाया जाएगा उसको बोलते हैं ठेका। और ये जो ठेका डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज जो दादरा ताल है धा धी ना ती ना, उसको अगर कोई ऐसे बजाएगा, धा धिन नग ना तिन नग, धा धिन नग ना तिन नग। या कोई और बजाएगा ऐसे, धा धिन ना तिन ना धा धिन ना तिन ना। तो इस केस में ठेका डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अभी ये जो ठेका है, ये इंडिविजुअल ठेका को आप जब बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल जो चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट्स है, जैसे धा धिन ना तिन ना, ये इंडिविजुअल जो वर्ड्स है और जो साउंड्स है, इसको बोलते हैं बोल। तो हम लोग जो बोलते हैं वही बोल हो जाते हैं। ओके, सो ताल, ठेका, देन बोल। इसके पहले हम लोग मात्रा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी देखिए, जैसे दादरा के बारे में अगर बात करेंगे तो दादरा का जो बोल क्या है, धा धी ना ती ना। यहाँ पे देखिए ये जो 6 मात्रा है, इसको हम लोग किसी किसी मात्रा पे ताली दे रहे हैं, किसी किसी मात्रा में हम लोग खाली छोड़ रहे हैं। तो ये जो जब ताली देते हैं तो उसको बोलते हैं ताली। जहाँ से शुरू होता है ताल उसको हम लोग बोलते हैं सोम। तो सोम है फर्स्ट जो ताली है। तो सोम जब हम लोग ताल बोलेंगे धा, तो ये जो ताली दे रहे हैं फर्स्ट में, ये है सोम। इसके बाद जो डिफरेंट मात्रा है, जैसे दादरा में 2 विभाग है, धा धी ना और ना ती ना। अभी इसका विभाग को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सोम सेकेंड मात्रा, थर्ड मात्रा खाली, फिफ्थ मात्रा, सिक्स्थ मात्रा। तो सोम जो फर्स्ट मात्रा है उसको सोम ऐसे ताली दिखाए, फिर सेकेंड मात्रा ऐसे, थर्ड मात्रा ऐसे। ये जो 3 जो मात्रा है, सोम भी एक मात्रा है, फिर ये सेकेंड मात्रा, ये थर्ड मात्रा, तो ये 3 मात्रा को मिला के हम लोग धा धी ना, ये जो विभाग। और उसके बाद ना ती ना, ना खाली, फिर
ये भी एक मात्रा, फोर्थ मात्रा, इसको हम ऐसे दिखाए खाली। उसके बाद ती, ना, यहाँ पे फिफ्थ मात्रा और सिक्स्थ मात्रा दिखाए। तो ये जो ताली एंड खाली, ये जो पोजीशंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप पूछ सकते हैं ये जो दादरा ताल का 6 मात्रा है, तो हर एक मात्रा पे ही हम लोग ताली क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब बजा रहे हैं या आप जब एक गीत को समझ रहे हैं, तो उस गीत का जो प्रभाव है, फ्लो है, उसको आपको बारीकी से समझने के लिए उसका मेन जो चीज़ें हैं, पोजीशन है, उसको समझना होगा। जैसे आप सपोज एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंट एक जगह पे बस में जा रहे हैं, तो बस जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उसके बीच 3-4 जगह पे रोकता है जहाँ पे बस स्टॉप है। ये जो बस स्टॉप का जो एरिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे है। अब ये दो जो बस स्टॉप है, उसके बीच सपोज कुछ जगह है जो इम्पोर्टेंट जगह है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा लो प्रायोरिटी जगह है, जिसके लिए बस वहाँ पे रुकता नहीं। अभी ये जो इम्पोर्टेंट जो जगह है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ताली का पोजीशन या खाली का पोजीशन। अभी सपोज एक ताल अगर हम लोग कंसिडर करें, सपोज 3 ताल के केस में, अब देखिए 3 ताल 16 बीट्स का ताल है, तो वहाँ पे जो बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ता, टेटे धिन धिन धा। इसको और एक टाइप का ठेका है धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, टेटे धिन धिन धा। तो ये जो 4-4 करके आपका जो विभाग है, धा धिन धिन धा, ये 4 मात्रा। तो फर्स्ट मात्रा है सोम, उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 मात्रा फर्स्ट विभाग में आया। उसके बाद सेकेंड विभाग का जो फर्स्ट मात्रा है धा, वहां पे फिर से मैं ताली दिया, ये है सेकेंड ताली, क्योंकि सोम था फर्स्ट ताली, ये है सेकेंड ताली। उसके बाद फिर से धा धिन धिन धा। उसके बाद जो विभाग है 4 मात्रा का विभाग, उसका फर्स्ट जो बोल है वो है ना। यहाँ पे ना या धा, धा तीन तीन ता अगर होगा तो धा, तो उस केस में हम लोग ऐसे वेव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं खाली। इसको हम लोग लिखते हैं, जब नोटेट करते हैं तो वहाँ पे 0 लिखते हैं। तो फर्स्ट है सोम प्लस सेकेंड मात्रा, थर्ड मात्रा, फोर्थ मात्रा, 2 फिफ्थ मात्रा, सिक्स्थ मात्रा, सॉरी 6 7 एंड 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16। ये जो 13 मात्रा है, इसमें हम ये है 3 नंबर ताली। इसको हम लोग जब लिखेंगे नोटेशन में, तो हम लोग लिखेंगे 3। तो फर्स्ट जो मात्रा है जहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं ताल को, वो है सोम प्लस, फिर दूसरे बार जब ताली दे रहे हैं द्वितीय विभाग के फर्स्ट जो मात्रा पे, वो है सेकेंड ताली, जो हम लिखेंगे 2। उसके बाद थर्ड जो विभाग है, उसके जो फर्स्ट मात्रा है, वहाँ पे हम लोग ऐसे वेव कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं खाली, जो है धा तीन तीन ता इस केस में। सो धा, फिर तीन तीन ता, फिर टेटे, ये है थर्ड ताली। थर्ड ताली में तीन से हम लोग इसको नोटेशन में लिखते हैं। फिर तो ये पूरा ताल कैसे हम लोग दिखाएंगे, धा धिन धिन धा,
धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता टे टे धिन धिन धा धा। अगर मैं सिंबल के हिसाब से बोलूं प्लस टू, अच्छा मैं मात्रा के हिसाब से बोलने लगा, मैं सिंबल के हिसाब से बोल रहा हूँ प्लस टू जीरो थ्री प्लस धिन धा टू धिन धिन धा जीरो तीन तीन ता थ्री धिन धिन धा धा। तो ऐसे अगर मैं दादरा को पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? धा धी ना ना ती ना धा धी ना ना ती ना धा। कहाड़वा को अगर पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? धा गे ना ती ना क धी ना प्लस गे ना ती जीरो तीन न क धी ना धा गे ना ती ना क धी ना। अगर सपोज झांपताल, झांपताल के वहाँ पे विभाग है दो फिर तीन फिर दो फिर तीन, टोटल इसका मात्रा है टोटल 10 मात्रा। तो 10 मात्रा का ताल को ऐसे डिवीजन किया गया दो तीन दो तीन। फर्स्ट जो मात्रा शुरू हो रहा है उस वहाँ पे सोम है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो ये जो इसका बोल क्या है देखिए, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो 10 मात्रा का बोल है। ओके, ये जो 10 मात्रा का ताल। तो होपफुली आपको अभी ताल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आप जब बांसुरी बजाते हो या वोकल गाते हो या कुछ भी बजाते हो, आप अगर तबला प्लेयर नहीं भी हो फिर भी आपको तबला के बारे में थोड़ा बेसिक जो धारणा रखना चाहिए। तो ये जो स्पेशली ताल के विषय में तो डेफिनेटली बहुत धारणा रखना चाहिए। अदरवाइज आप जब गाना बजाना करेंगे तो उसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ताल, डिफरेंट ताल को सुनिए, छंद को पहचानने की कोशिश कीजिए। स्पेशली आप किसी भी गाना, जो इंडियन गाना, उसको सुनिए। वो बॉलीवुड का हो सकता है, वो कोई भजन हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, ठुमरी हो सकता है, गज़ल हो सकता है, कुछ भी गाना, फोक गीती भी हो सकता है। एनी गाना आप सुनिए। तो उस टाइम पे, अभी सुनने के टाइम पे आप ध्यान दीजिए उसका जो छंद क्या है, क्योंकि आप अभी तबला ताल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, छंदों के बारे में हासिल करना चाहते हैं जानकारी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो गाने का जो लिरिक्स है या गाने का जो सुर है वो तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। बट फॉर लर्निंग अबाउट ताल, अभी आप ध्यान दीजिए उसका छंद पे, उसका ताल पे, कौन सा ताल वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। डिफरेंट ताल का जो एक्चुअल फॉर्म है, जो ठेका है, ये हर वक्त बजाया नहीं जाता है। कभी कभार नहीं, ये मैक्सिमम टाइम इसका वेरिएशन ही बचता है। स्पेशली सेमी क्लासिकल हो या फोक गीत हो, वहाँ पे इसका वेरिएशन ही बचता है इन टर्म्स ऑफ लग्गी, या इसका वेरिएशन करके ठेका बजाया जाता है। तो बट उसका मात्रा, कितना मात्रा में ये बंधा हुआ है एक गाना,
ये 6 मात्रा का है या 8 मात्रा का है या 10 मात्रा का है या 16 मात्रा का है, ये थोड़ा डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए गाना सुन के। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोलूँ, हम लोग अभी तक जितना भी ताल डिस्कस किए इस डिस्कशन में, सब जगह पे हम लोग देख रहे थे शुरू में ताली था, जिसको हम लोग शोम कह रहे थे और जिसको हम लोग सिंबलाइज कर रहे थे प्लस देके, या हम लोग क्रॉस भी यूज करते हैं। तो ये नोटेशन में प्लस या क्रॉस यूज होता है शोम के लिए, खाली की पोजीशन के लिए यूज होता है 0, सेकेंड ताली के पोजीशन के लिए यूज होता है 2, थर्ड ताली के लिए 3, फोर्थ ताली अगर होगा तो 4, जैसे एक ताल में है तो उस केस में 4, 5 ऐसे सिंबलाइज किया जाएगा। एक ताल है, उसका नाम है रूपक, जो 7 मात्रा का ताल है। इसके शुरुआत में सम नहीं है, वहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। तो ये एक एक्सेप्शनल ताल है जिसमें सम नहीं है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे एक ताल के बारे में अगर हम देखें तो एक ताल के केस में क्या होता है, देखिए विभाग कैसे है। ये एक ताल है 12 मात्रा का ताल, और 12 मात्रा का ताल में डिवीजन है 2 2 2 2 करके, तो टोटल 6 डिवीजन है। अभी एक ताल का बोल क्या है, जनरली बोल है धिन। ये जो शम हो रहा है शुरू में, शम, धिन धिन धागे खाली, धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत ते धागे तेरे किट धिन धा धा धिन। तो ये देखिए प्लस धिन धिन धागे, यहाँ पे 0 है, धागे तेरे किट तुन, फिर सेकेंड ताली सो 2, ये सिंबल नोटेशन में लिखा जाएगा 2, धिन 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 धागे तेरे किट तुन ना कत, फिर से 0, ता धागे, फिर थर्ड ताली धागे तेरे किट धिन धागा, यहाँ पे फोर्थ ताली, फिर धिन शुरुआत में, तो धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत्ते धागे तेरे किट धिन धाधा धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत्ता धागे तेरे किट धिन धाधा धिन धिन धागे तेरे किट तुन ना कत्ता धागे तेरे किट धिन धाधा धिन। तो होपफुली आपको अभी थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि ताल का कैसे, ताल को कैसे पढ़ना है हाथ में। तो आप जब भी कोई बंदिश या गत बजाएंगे, उसके पहले हाथ में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ताली खाली दिखा के हाथ में पढ़िए। इससे आपका जो ताल के विषय में जानकारी बहुत डिटेल लेवल में, आपका गाने के साथ जो ताल का आप जो एग्जीक्यूट करेंगे, जो बजाएंगे या गाएंगे, वो उसके साथ, वो कंपोजिशन के साथ ताल का जो रिलेशनशिप है, ये बहुत डिटेल में पता चल जाएगा। ये आप करके देखिए, होपफुली आपको बेनिफिट होगा। आज का ये जो डिस्कशन होपफुली आपको थोड़ा हेल्प करेगा ताल के विषय में जानने के लिए और इसको लेके आगे बढ़ने के लिए। आपका कुछ भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, मुझे ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।